हमारे देश के अंदर में प्रेजेंट टाइम पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब जी। अभी नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनने वाले हैं ये बताइए। देखता हूँ किस किस को याद हो गया। आप लोगों को पता है हमारे देश के अंदर में राइट टू एजुकेशन जो है वो पहले सबसे स्टार्टिंग में अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर ये बेसिकली स्टेट का सब्जेक्ट हुआ करता था एजुकेशन। अब मैं आगे लोगों को लेकर चलता हूँ सेक्युलरिज्म के बारे में। हमारे देश के अंदर में आप लोगों को मैंने बताया कि 1973 में एक केस आया जिसको केशवानंद भारती केस बोला गया। केशवानंद भारती जो केस था, इस केस ने हमारे देश के अंदर में एक कॉन्सेप्ट दिया जिस कॉन्सेप्ट को बोला गया बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। हमारे देश के अंदर में प्रेजेंट टाइम पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब जी। अभी नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनने वाले हैं ये बताइए। देखता हूं किस किस को याद हो गया, क्योंकि अब आगे इनको रिप्लेस किया जाएगा। तो इसी के चलते यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो तो एक अलग चीज होगी, पर मुद्दा क्या है वो बड़ा बेहतरीन है। हमारे देश के अंदर में मैंने आप लोगों से मदरसा के बारे में डिस्कस किया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ पर अभी एक अपना डिसीजन सुनाया था। 2004 के एक्ट को लेकर यह बोला था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है मदरसे के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर में, वो यहाँ पर उसको स्टेप डाउन करने की बात की गई थी, इस ये बोलकर कि ये वॉयलेशन कर रहा है सेक्युलर प्रिंसिपल का। मतलब मदरसा के अंदर में जो यहाँ पर एजुकेशन दी जा रही है यहाँ पर, उसके साथ में यहाँ पर कई बार नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे भी यहाँ पर अगर देखने को मिलते हैं, तो वहां पर रिलीजियस एजुकेशन आप लोग नहीं दोगे ये बात की जाती है। तो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था मदरसे को लेकर यहाँ पर, खासकर जो इरेगुलर स्कूल होते हैं उसको लेकर यहाँ पर, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर डिसीजन आप लोगों को देखने को मिला। और यहाँ पर इसमें कई सारे डायमेंशन आप लोगों के सामने निकल कर आए जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो ये जो डिसीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि सेक्युलरिज्म का मुद्दा सामने निकल कर आ रहा है यहाँ पर। क्योंकि ये माना जा रहा है कि एजुकेशन हमारे देश के अंदर में ये एक अलग यहाँ पर टॉपिक हो जाता है और सेक्युलरिज्म एक अलग टॉपिक हो जाता है। तो दोनों टॉपिक को मैं अलग अलग डिस्कस करूंगा इसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर में। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है डीवाई चंद्रचूड़ जी, वो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको सुन रहे थे, जिन्होंने स्टेप डाउन कर दिया था उत्तर प्रदेश बोर्ड का मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 का। तो ये इसलिए क्योंकि वो सेक्युलरिज्म को हनन कर रहा था ये बोलकर। हाई कोर्ट ऑर्डर जो है वो एक तरीके से यहाँ पर इसको लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है। तो अभी मुद्दा जो निकल कर आता है मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में, फिर आप लोगों से बात करूंगा सेक्युलरिज्म के बारे में, और फिर आप लोगों से बात करूंगा जो मेंस में लगातार 2 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और राइट टू एजुकेशन भी कंप्लीट इसमें कंप्लीट करूंगा। तो 3 टॉपिक इस टॉपिक में आप लोगों के मजे आने वाले हैं। तो इसलिए ध्यान से टकटकी लगाकर सुनिएगा, बेहतरीन आर्टिकल होने वाला है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने ये क्लैरिफाई किया है कि रेगुलेट करना किसी इंस्टीट्यूट को, कि भाई साहब आप लोग इंस्टीट्यूट है उसको रेगुलेट कर रहे हैं, तो यहां पर पर्टिकुलरली यहां पर किसी रिलीजियस या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, तो डज नॉट ऑटोमेटिकली ब्रीच द सेक्युलरिज्म प्रिंसिपल। मतलब कहने का यह कि अगर किसी चीज को आप लोग रेगुलेट कर रहे हो कि भाई साहब यहाँ पर राइट टू एजुकेशन आना चाहिए या फिर वो सब चीजें इस तरीके से एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से, तो हर बात पर आप लोग ये चीजें बोलकर कि ये सेक्युलरिज्म का हनन कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पर उस चीज के ऊपर में प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। तो ये बात बोलेगी यहाँ पर कि सेक्युलरिज्म ठीक है अपनी जगह, पर लेकिन रियलिटी में मेन फोकस आप लोग का एजुकेशन के ऊपर में होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यहाँ पर इसके बारे में बोला कि सिमिलर लॉज है हमारे देश के अंदर में, जैसे द हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट, इसी के साथ में चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एक्ट है जो कि रेगुलेट करते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूट को। और यहाँ पर ये महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक आप लोग को ये रेगुलेशन देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो रेगुलेशन है वो अपनी जगह है और चीजों को रेगुलेट करना जरूरी भी है। इसको लेकर आप लोग ये नहीं बोल सकते कि भाई तुम्हारा सेक्युलरिज्म का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है उसका हनन हो गया। ये गलत बात होगी इस तरीके से सोचना, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एजुकेशन जो है उसमें स्टेट का बहुत बड़ा रोल होता है। रीजन क्या है, आप लोगों को पता है हमारे देश के अंदर में राइट टू एजुकेशन जो है वो पहले सबसे स्टार्टिंग में अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर ये बेसिकली स्टेट का सब्जेक्ट हुआ करता था एजुकेशन। हमारे संविधान के अंदर में 7वां शेड्यूल है और उसमें 3 लिस्ट है, तो उसमें यह बताया गया है कि कौन कौन क्या क्या काम करेगा। सेंटर वाली लिस्ट में सेंटर के काम बता दिए कि तुम भाई साहब क्या काम करोगे, स्टेट वाली लिस्ट में स्टेट के और कॉन्करेंट में दोनों मिलकर काम कर लेंगे सहयोग के साथ में। तो पहले आप लोग को पता ये रखना है कि हमारे देश के अंदर में जब यहाँ पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, जिसको आप लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, वो उस टाइम पर हमारे देश के अंदर में इमरजेंसी लगी हुई थी। तो इमरजेंसी के टाइम पर हम लोगों ने एजुकेशन को भाई कहां से, स्टेट लिस्ट से निकालकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। तो अभी फिलहाल एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो इसलिए सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर यहां पर क्या करते हैं,
एजुकेशन के ऊपर में काम करते हैं, खासकर बच्चों के लिए यहाँ पर। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एम्फेसिस दिया कि स्टेट हैज द राइट टू लेजिस्लेट टू एंश्योर दैट गवर्नमेंट एडेड माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशन है मेंटेन द सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशनल एक्सीलेंस। मतलब अगर हमारे देश के अंदर में आप एजुकेशन के बारे में बात करेंगे तो ये पावर है स्टेट के हाथ में, क्योंकि हमारे संविधान ने भी ये पावर दे रखी है कि भाई आप लोग उनको रेगुलेट कर सकते हो यहाँ पर, ताकि एजुकेशन का एक लेवल बना रहे, क्योंकि जब तक प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगी तब तक कैसे चीजों को आप लोग लेकर चलोगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, एक ब्रॉड बेस एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए होना जरूरी है मदरसा के अंदर भी यहाँ पर। तो इसके चलते इसेंशियल सब्जेक्ट कम से कम जो कि उनको प्रिपेयर करे एक वेल राउंड और कंट्रीब्यूशन प्रॉपर एक सिटीजन के तौर पर उनको लेकर आए, तो ये भी यहाँ पर होना चाहिए। यानी कि अगर मदरसा भी यहाँ पर कोई है और मदरसे के अंदर में एजुकेशन चल रही है, तो कई सारे मदरसे तो ऐसे हैं कि जो अच्छे लेवल पर एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वहां पर बच्चे पढ़ भी रहे हैं और अच्छी जगह पहुंच भी रहे हैं। पर कई सारे मदरसे ऐसे हैं जो कि जस्ट रिलीजियस एजुकेशन पर फोकस करते हैं, जो कि बच्चों को वो ऑप्टिमम लेवल ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कराते हैं कि वो बच्चा वहां से पढ़ने के बाद में एक नेशनल लेवल के कंपटीशन में आईआईटी, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, मेडिकल इनमें जाकर बैठ सके। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि एक मिनिमम लेवल आप लोगों को यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा एजुकेशन का, ताकि एटलीस्ट यहाँ पर वो चीजें सही से चल सके। तो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट वो अपनी जगह, पर लेकिन जो इंपैक्ट है बच्चे की एजुकेशन पर वो समझना पड़ेगा। तो जो पिटिशनर है उन्होंने पॉइंट आउट किया कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो इफेक्ट कर रहा है यहाँ पर 70 लाख स्टूडेंट अक्रॉस द 16,000 जो मदरसे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में उनको। तो ये जो केस है, ये केस सीधा सीधा ये बात करते हैं कि कैसे बैलेंस बनाना है, कि रेगुलेट कैसे करना है माइनॉरिटी के जो इंस्टीट्यूशन है हमारे देश के अंदर में, कितने तरीके की माइनॉरिटी है जरा बताइए, उनको कैसे रेगुलेट करना है, और साथ ही साथ में सेक्युलरिज्म को भी साथ में लेकर चलना है। मतलब एजुकेशन भी मेंटेन रखना है और आप लोग का सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता भी साथ में चलना है। इन दोनों में कैसे बैलेंस बनाना है उसके ऊपर में काम करता हूं यहाँ पर, ये एक बैलेंस बनाने वाली एक तरीके से आप लोगों को लेकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टेट को राइट है कि एजुकेशन की एक्सीलेंस बच्चों को प्रोवाइड कराए, और साथ ही साथ में ये कोई नेसेसरी नहीं है कि भाई साहब आप लोग बोलो कि सेक्युलरिज्म की वैल्यूज का हनन हो रहा है यहाँ पर। अब इतना तो ये मैं आप लोग को डिसीजन बता दिया जो यहाँ पर बोला गया। अभी माइनॉरिटीज के बारे में जब बात करते हैं तो पार्ट 3 में जाना संविधान के अंदर में, तो आप लोग को आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक देखने को मिलते हैं। इसमें आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये दो मेनली माइनॉरिटी के बारे में बात करते हैं। और हमारे देश के अंदर में आज की डेट में टोटल मिलाकर 6 तरीके की माइनॉरिटी हैं। उन 6 की 6 माइनॉरिटी के नाम आप लोग बता सकते हैं, कई सारे बच्चे यहाँ पर ये कमेंट बॉक्स में लिखते भी हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इन चीजों को ध्यान रखिएगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग के कई बार एग्जाम में बनते हुए नजर आते हैं। अभी मैं आप लोग को, ये तो हो गया डिसीजन, इसके बारे में मैंने बता दिया। अब मैं आगे लोगों को लेकर चलता हूँ सेक्युलरिज्म के बारे में। कई सारे लोग सेक्युलरिज्म को बड़े अलग तरीके से देखते हैं। कई सारे लोगों को ये लगता है कि हमारा देश सेक्युलर 1976 में बना। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि तुमको क्या लगता है कि हमारा देश जो सेक्युलरिज्म है यानी कि धर्मनिरपेक्ष है वो 1976 में बना। जब हमारे देश में 42वां संविधान संशोधन किया गया तो उस टाइम पर सेक्युलरिज्म जो है वो ऐड कर दिया गया हमारे देश के प्रियम्बल के अंदर में, उस टाइम पर हमारा देश सेक्युलरिज्म बना। तो भाई ये आप लोग लिमिटेड नॉलेज लेकर घूम रहे हो, इसका मतलब अगर आप लोग इस तरीके से सेक्युलरिज्म के बारे में बात करते हो तो ये आप लोगों के पास में सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट ही आप लोगों को समझ में नहीं आया। तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर कोई बोले कि तब सेक्युलर बना हमारे देश, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश के अंदर में सेक्युलरिज्म की जो प्रैक्टिस है वो आप लोगों को अलग अलग पार्ट में देखने को मिलेगी, जिससे आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जैसे फंडामेंटल राइट जो है वो क्या है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक वो गारंटी देते हैं ईच ऑफ इट्स सिटीजन की राइट है उनको प्रैक्टिस करने के लिए अपने खुद के रिलीजन। तो यहाँ पर कोई इंटरफेयर थोड़ी ना कर रहे हैं। तो यहां तक भी आप लोग सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हो। 29 ग्रांट करता है अपने खुद के रिलीजन को, माइनॉरिटी जो है या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो है यहाँ पर बेसिकली ये अपने खुद के रिलीजन को बेसिकली अपने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं। आर्टिकल 44 ये खुद बताता है यहाँ पर हमारे देश के अंदर में कि सिक्योर करो सारे सिटीजन को यूनिफॉर्मली, तो यहाँ पर भी सेक्युलरिज्म आप लोग को देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 51A ऑल सिटीजन को हार्मनी के बारे में बात की जाती है, स्पिरिट और हार्मनी ब्रदरहुड के बारे में बात की जाती है। आप लोग फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात करते हो, वो हर एक सिटीजन के बारे में बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बारे में बात नहीं करते हैं। इसी के साथ में जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं, बुमई केस है 1994 का। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भाई साहब जो सेक्युलरिज्म है वो बेसिक स्ट्रक्चर का फीचर है। अब यहां से मैं आप लोग को कुछ और बातें बताऊंगा जो कि आप लोग यहां से समझिएगा।
हमारे देश के अंदर में जब हमारे संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे, तो भाई उनको लगा कि ऑलरेडी इतने सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डाल दिए संविधान के अंदर में, तो सेक्युलरिज्म के बारे में अलग से लिखने की जरूरत है नहीं है। यहाँ पर आर्टिकल 14 यहाँ पर ये बात करते हैं, आर्टिकल 15 आप लोग को बात करता हुआ नजर आता है, वो इक्वेलिटी बिफोर लॉ बोलते हैं, रिलीजन के बारे में तो बात नहीं करता है। वो खुद कहता है कि आप लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते रिलीजन के नाम पर, रेस, कास्ट, सेक्स जहां पर पैदा हुआ है, तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, तो देश तो सेक्युलर हो गया। 16 में साफ साफ बोल दिया कि अगर आप लोगों को बच्चों को जॉब देनी है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे रिलीजन के नाम पर, फिर से लिख दिया इन्होंने। हर एक इंसान अपने रिलीजन को फॉलो कर सकता है। 25, 26, 27, 28 में उन्होंने ये बात बोली थी, 29 और 30 में भी ये बात बोल दी, और 51 में भी ये बात बोल दी भाई साहब। तो हमारे देश के अंदर में अगर ध्यान से आप लोग देखोगे, तो जो आर्टिकल है उनमें इनडायरेक्ट वे में ये बात बोल दी गई है कि भाई हमारा देश जो है वो सेक्युलर है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर काम नहीं कर रहा है, वो हर सिटीजन को लेकर साथ में चल रहे हैं। तो फंडामेंटल राइट जो है, ये वो राइट है जो अवेलेबल है बोथ हमारे देश के सिटीजन को भी और फॉरेनर को भी, एक्सेप्ट एनिमी कंट्री, जैसे कि नॉर्मली आप लोग बोलते हैं उदाहरण के तौर पर जैसे पाकिस्तान हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अगर कोई हमारे देश के अंदर में आता है, तो फंडामेंटल राइट उनके लिए भी है भाई, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। तो इवन बाहर का भी इंसान अगर हमारे देश के अंदर में कोई आ रहा है, अपने रिलीजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उसको भी खुले दिल से गले लगाते हैं, उसको भी कुछ नेगेटिव चीजें नहीं बोलते। राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, आप लोग खुद देख लो, एलिमेंट्री एजुकेशन सबको दी जाती है, ये तो नहीं को बोल रहे भाई हिंदू को देंगे या फिर मुस्लिम को देंगे या फिर सिख को देंगे, ईसाई को देंगे, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमारे संविधान के अंदर में बकायदा हर जगह सेक्युलर जो सिस्टम है वो आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। और इसी के साथ में ये फंडामेंटल राइट है जो अवेलेबल ऑन द सिटीजन ओनली, भारतीय नागरिकों को अवेलेबल है। भाई जॉब हम लोग सबको थोड़ी ना दे सकते हैं, हम लोग सबको यहाँ पर एक तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग किस तरीके की चीजों को लेकर चल रहे हैं, तो हमारे देश के लोगों के लिए भी। तो ये 5 आर्टिकल आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, जो कि फंडामेंटल राइट ओनली भारत के नागरिक, आप लोग कहते हैं भारत के नागरिक होने के क्या फायदे हैं, तो ये 5 फायदे गिनवा देना उस इंसान को कि ये फायदे हैं भारत के नागरिक होने की, उसकी समझ में आ जाएगा भाई साहब कि हाँ क्या फायदा है भारत का नागरिक होने का। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं, अगर आप लोग देखोगे हमारे देश के अंदर में, आप लोगों को मैंने बताया कि 1973 में एक केस आया जिसको केशवानंद भारती केस बोला गया। केशवानंद भारती जो केस था, इस केस ने हमारे देश के अंदर में एक कॉन्सेप्ट दिया, जिस कॉन्सेप्ट को बोला गया बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। और बेसिक स्ट्रक्चर में जो सबसे खतरनाक खेल खेला गया कोर्ट के द्वारा, वो आज तक भी यहाँ पर हमारे देश की सरकार जो है उसको संभाल नहीं पा रही है। उन्होंने साफ साफ ये बोल दिया कि भाई जब यहां पर तुम चाहो तो संविधान में अमेंडमेंट कर सकते हो, क्योंकि तुम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, यानी कि जनता के द्वारा चुने गए नुमाइंदे हो तुम, तो संविधान में तुम चेंज कर सकते हो, जब चाहो तुम संविधान में संशोधन कर सकते हो। पर लेकिन संशोधन करते हुए ये ध्यान रखिएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट का हनन आप लोगों को नहीं करना है। सरकार ने बोला भाई ये तो बता दे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। पहले तो सरकार खुश हो गई कि वाह क्या बात है, अब तो पूरा संविधान अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। पर लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट जब निकल कर आया सुप्रीम कोर्ट का, तो जब सरकार को जब तक समझ में आया तब तक डिले हो चुका था। इतने में तो भाई साहब जर्मनी यूनाइट हो चुका था, ये समझ लो। सरकार जो है वो हक्का बक्का रह गई, क्योंकि कोर्ट ने ये बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर कहीं लिखा हुआ नहीं है। क्या होगा, हम लोग केस टू केस डिसाइड करेंगे कि तुम बेसिक स्ट्रक्चर का हनन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तुम कोई बदतमीजी काटना और हम तुम्हारे सर पे बैठ के भंगड़ा करेंगे जब जब तुम बदतमीजी काटोगे, ताकि तुम बेसिक स्ट्रक्चर को संभाल पाओ प्रॉपर। तो इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं ये टाइगर केस था, क्योंकि 1973 में ही टाइगर प्रोजेक्ट आया था, तो इसको टाइगर केस के साथ में कनेक्ट करके आप लोग देख लेना। उसी बेसिक स्ट्रक्चर में इन्होंने बोल दिया आगे चलकर कि सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता भी पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, यानी कि अब तुम देश को सेक्युलरिज्म के नाम पर आप लोग चेंज नहीं कर सकते। तो सेक्युलरिज्म इसी तरीके से चलता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का निकल कर आया, और ये बात भी याद रख लेना, क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीलिम्स में बन चुका है कि जब हमारे देश के अंदर में प्रीएम्बल के अंदर में बेसिकली ऐड किया गया सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब होता है सेपरेट, सेपरेट मतलब इनका ये मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो सरकार है और जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है यानी कि जो चर्च है खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड में, उनको दोनों को अलग अलग होना चाहिए। तो यानी कि ये इस तरीके से ऐड किया गया। तो हमारे संविधान के अंदर में जो सोवरेनिटी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक था, उसमें सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना दिया गया, और आगे चलकर इंटीग्रिटी भी वर्ड ऐड कर दिया गया यहाँ पर, जो कि ओनली यूनिटी हुआ करता था। तो ये ऐड किया गया सेक्युलर वर्ड यहाँ पर इस तरीके से। तो इसलिए कई बार ये आप लोगों से पूछ लिया जाता है, इनको सीरीज में लगाने के लिए 5 शब्द ये याद रख लेना, सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जब भी मैं आप लोगों को पॉलिटी पढ़ाता हूं, मैं हमेशा एक बात आप लोगों को समझाता हूं
कि यहाँ पर ये जो शब्द है, इन शब्दों के अलग अलग मीनिंग आप लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनके ऊपर भी क्वेश्चन आप लोगों के बनते हुए नजर आते हैं। इवन ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इनको सीरीज में लगाओ, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यहां तक भी क्वेश्चन आप लोगों से बन चुके हैं। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, क्योंकि जो सुन लिया अगर याद रह गया तो एग्जाम में फोड़ोगे, और नहीं तो भाई साहब खुद फूट कराओगे। ठीक है, अभी इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मदरसा को लेकर आया, साथ ही साथ में सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, कहां से निकल कर आया, ये समझा दिया। अब क्वेश्चन दो बार बन लिए कि भारत का जो सेक्युलरिज्म का मॉडल है वो फ्रांस के साथ में पहले पूछा गया कैसा है, और यूएसए के साथ में पूछा गया कैसा है। ठीक है, तो जो यूएसए का मॉडल है ये बोलता है कि आर्म लेंथ डिस्टेंस बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, यानी कि थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो स्टेट और रिलीजन के बीच में, यहाँ पर यानी कि गवर्नमेंट और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के बीच में। पर जो फ्रांस का है ये टोटल सेपरेशन की बात कर देता है। पर लेकिन भारत का जो है वो पोरस है। पोरस मतलब हम लोग सेपरेट भी हैं और सेपरेट भी नहीं है। हम लोग इस तरीके से लेकर चलते हैं, और हम लोग फ्रेंड की तरीके से लेकर चलते हैं अपने देश में रिलीजन को, क्योंकि रिलीजन एडमिनिस्ट्रेशन का फ्रेंड यानी कि दोस्त बताया जाता है। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने भी बोला था कि हमारे देश के अंदर में हम लोग जनता को उनके रिलीजन से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसी रिलीजन के ऊपर 1857 की क्रांति हो गई थी भाई साहब। इसी रिलीजन को जब आप लोग ध्यान से समझोगे तो हमारे देश के अंदर में आज की डेट में रिलीजन के नाम पर इतनी सारी कल्चर के पार्ट है जिसकी कुछ हद नहीं है। आप लोग रिलीजन के नाम पर पेड़ पौधों को पूजते हो, पत्थरों को पूजते हो, आज की डेट में आप लोग पशु पक्षियों को पूजते हो। तो हमारी सोसाइटी में हार्मनी बनाता है हमारा रिलीजन, हमारी कल्चर, तो हम लोग इसको छोड़ नहीं सकते। और ये बात हमारे देश के संविधान निर्माता बखूबी समझते थे, इसलिए उन्होंने रिलीजन को सेपरेट न करके एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया ताकि दोनों मिलजुल कर यहाँ पर चले। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक है, इंपॉर्टेंट भी है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोग के कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मेंस के अंदर भी। ठीक है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट को समझिएगा, और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर है बल्ले बल्ले। आगे समझ में कैसा लगा टॉपिक यहाँ पर? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, तीसरा टॉपिक भी इसके अंदर में कवर हो जाएगा। इसमें एजुकेशन के बारे में जो बात की गई है, तो एजुकेशन को लेकर एक तो मैंने ये बता दिया कि कौन सी लिस्ट में एजुकेशन आती है। तो पहले आती थी स्टेट लिस्ट के अंदर में, अब आती है कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची के अंदर में। और 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, इसको इस लिस्ट में से इस लिस्ट में लाकर ला दिया। एक बात और ध्यान रख लेना, ये ओनली कोई अकेली चीज नहीं है जो इस लिस्ट में से इस लिस्ट में निकाल कर लेकर आई गई है। इसके साथ में और कई सारी चीजें, लगभग 5 ऐसी चीजें थी जिनको स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में लेकर आया गया। ये आप लोग जाकर पढ़िएगा। ठीक है, कौन कौन सी थी देखता हूं किस किस को याद है यहाँ पर। अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, यहां से काम नहीं चला भाई साहब की इतना ही काम हो गया, ये तो बस लिस्ट चेंज की गई है। इसके बाद में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है, 86वां संविधान में संशोधन, जिसको 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं, और ये किया जाता है 1986 में। ठीक है, यानी कि इससे 10 साल बाद यहाँ पर एक और संविधान में संशोधन किया जाता है। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें आप लोग यहाँ पर याद रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लेकर आता है यहाँ पर, जो कि आप लोग यहाँ, मैं क्या कर रहा हूँ यार, एक सेकेंड, 2002 में है ये। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, तो ये 86 है यहाँ पर, इसको कंफ्यूज मत करना, एग्जाम में ऐसे ही होता है जब आप लोग किसी पर्टिकुलर टॉपिक को देख रहे होते हो तो आप लोग के जो फैक्ट्स हैं वो इंटरमिक्स ऐसे होते हैं, इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, मतलब दिमाग में चल रहा है क्या और पढ़ा रहा हूँ क्या, तो ये कई बार इस तरह की चीज होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारे संविधान के अंदर में इसको चेंज किया गया, और पार्ट थर्ड में जिसको आप लोग राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बोलते हो, आर्टिकल 21, उसमें आर्टिकल 21 के अंदर में 21 ए ऐड कर दिया गया, जिससे आगे चलकर राइट टू एजुकेशन हमारे देश के अंदर में आया, फिर 2009 में एक पर्टिकुलर कानून बनाने के बाद में। तो ये जो प्रक्रिया चली है इसी के बारे में बोल रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि एटलीस्ट एक मिनिमम एजुकेशन लेवल होना चाहिए जिसको आप लोग यहाँ पर बच्चों की एजुकेशन को प्रॉपर सपोर्ट कर सको। तो ये फाउंडेशन रखना आप लोग का बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए यहाँ पर इनके द्वारा मदरसे के अंदर में भले ही आप लोग रिलीजियस एक इंस्टीट्यूशन को लेकर चल रहे हो, पर राइट टू एजुकेशन बच्चों का अधिकार है, वो आप लोगों को प्रोवाइड कराना ही कराना पड़ेगा। ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने सारी चीजें आप लोगों को बता दी, और ये सारे की सारी जो बातें मैंने आप लोगों को बताई है, अगर पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो कईयों सारे क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट हो चुके हैं, अगर यहाँ तक भी आप लोग देख लोगे इसको। ठीक है, तो ये मेंस भी और प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर हो जाते हैं। तो ऐसे कहते हैं चीजों को पढ़ाई करना। मजा आया कि नहीं आया, कैसा लगा टॉपिक?
रिव्यू जरूर दे दिया करो। रिव्यू का मतलब होता है कि आप लोगों को क्या मजा आ रहा है, एक फीडबैक दे दिया करो। वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं, और या फिर जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे, ठीक है। तो ये था पूरा टॉपिक। कंफ्यूजन आना आप लोगों को यहाँ पर नहीं है इसके बारे में। अगर कंफ्यूजन होगा तो फिर पूछ लेना बिल्कुल बिंदास होकर, ठीक है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, अगर सीरियस है एग्जाम को लेकर तो आप लोगों को देश के अंदर में एटलीस्ट एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए। आप लोग छठी में है, सातवीं में है, या फिर किसी भी क्लास में है, 12वीं तक का एनसीईआरटी एटलीस्ट आप लोग की कवर होना चाहिए। तो एसएलवी के एप्लीकेशन के ऊपर में बेहतरीन, बहुत ही अफोर्डेबल क्वालिटी कंटेंट के साथ में एनसीईआरटी प्लस 110 टेस्ट है उसी के साथ में। ये वेरियस स्टेट फीसेस और यूपीएससी के एग्जाम में आप लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेगा आप लोगों का। अगर ढंग से इसको तैयार करके चलोगे तो मजा आएगा आप लोगों को प्रॉपर लेकर चलने में। कोई छोटा भाई बहन है उसको भी आप लोग ये प्रोवाइड करा सकते हैं, ताकि प्रॉपर आप लोग की एजुकेशन ढंग से चले यहाँ पर। दूसरा, अगर यूपीएससी की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो ये आखिरी बैच है यूपीएससी का। इसके बाद में कोई बैच आप लोगों को नहीं आ रहा है 2025 के लिए। अभी जो बैच आएगा वो 26 के लिए आएगा, और उसमें जो एडमिशन आप लोग के स्टार्ट होंगे वो एडमिशन स्टार्ट होंगे 1 से, ठीक है। तो 1 से एडमिशन स्टार्ट होंगे, और लगभग 15 से आप लोग की क्लास चलनी स्टार्ट होगी। अभी ओपन नहीं है वो बैच, ओपन किया जाएगा, तो आप लोग उसको दे सकते हैं। पर 25 के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये आप लोग के लिए लास्ट मौका है, इसको आप लोग लेकर चल सकते हैं। जो 26 के लिए चल रहे हैं वो 26 के लिए देख लेना। बाकी स्टेट पीसीएस के 25 के सारे बैच आप लोग के लिए अवेलेबल है, इनको आप लोग देख सकते हैं। अगर सीरियस हो तो ही पैसा लगाना, घर वालों का पैसा फ्री का नहीं होता है। अफोर्डेबल है वो एक अलग बात है, पर लेकिन इसका मतलब है कि लेने के बाद में लेक्चर को देखिए स्टार्टिंग से, सिस्टमेटिक वे में कवर करिए तो ही मतलब है, वरना टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी बच्चे को दूसरे को एडमिशन दिला देना, खुद नहीं पढ़ना है तो, ठीक है। तो ये समझ लेना। और बाकी आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर और नाबार्ड की तैयारी करनी है तो ये भी आप लोग तैयार कर लेना नेक्स्ट ईयर के लिए। और ईपीएफओ के लिए भी आप लोग का पूरा बैच अवेलेबल है। फॉर्म सुन रहे हैं, आने वाले हैं, उससे पहले अपने आप को तैयार रखो। गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है, सीधे से निकाल कर चले जाओगे अगर आते हैं प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में। अपना आपको तैयार रखना पहले से, ठीक है।